टेक्स्ट में जो 3, 4, 5, 6 के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन है, सेकंड में यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, एरर, सिग्निफिकेंट नंबर वो था, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जब स्टार्ट किया तब बताया तो इसकी बाइफरकेशन थर्ड एंड फोर्थ, ओके, वो काइनेमेटिक्स के है, सिर्फ और सिर्फ मोशन पढ़ना है, मोशन क्यों होती है, वो रीजन, कैरेक्टरिस्टिक, कुछ एक्सप्लेन नहीं होगा। लेकिन फिफ्थ और सिक्स, ऑब्जेक्ट मोशन क्यों करता है, ऑब्जेक्ट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मतलब ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन में भी बताया था, फ्रिक्शन क्यों लगता है, तो बताया कि सबसे पहले तो इसमें टाइप ऑफ सरफेस, ओके, तो वो सब फोर्थ और सॉरी फिफ्थ और सिक्स में था। फिफ्थ और सिक्स वो डायनेमिक्स, थर्ड एंड फोर्थ काइनेमेटिक्स। अब ये सभी चैप्टर के जो नॉर्म्स है या रूल, इक्वेशंस, वो यूज करके रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन, इस पार्ट में 2 चैप्टर है, ये दोनों कंप्लीट करेंगे मतलब पूरा मैकेनिक्स खत्म। क्योंकि मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट टू 10 तक ज्यादा फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ा, ऑप्टिक्स पढ़ा, के इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े बहुत चैप्टर्स पढ़े, लेकिन मैक्सिमम जो आपको पढ़ाया गया वो मैकेनिक्स, और इसमें आप 7 और 8 चैप्टर बाकी बाद में मैकेनिक्स नहीं होगा, ओके, क्योंकि अब क्या है, साइंस में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन कंप्लीट करने हैं, ओके। तो रोटेशनल मोशन की इंपॉर्टेंस ये ज्यादा है कि यूनिवर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेके प्लैनेट तक, ओके, सबके पास 2 टाइप की मोशन, एक तो स्पिन अपनी एक्सिस के हिसाब से जो होता है, और ऑर्बिट की मोशन, एक ऑर्बिट में मोशन करता है, और सेकंड एक्सिस के हिसाब से मोशन, और एक्सिस के हिसाब से जो मोशन उसको रोटेशनल मोशन बताया जाता है। उसको क्या बताया जाएगा, रोटेशनल मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी ऐसी मोशन है, सिमिलर प्लैनेट तक जाएंगे, यही मोशन है, सभी अपने एक्सिस के हिसाब से रोटेट होंगे और ऑर्बिट में रोटेशन करेंगे, और इसलिए इसकी इंपोर्टेंस ज्यादा है, ओके। बहुत सारे कंटेंट पढ़ाएंगे क्योंकि हमने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब में डिस्प्लेसमेंट, बाद में स्पीड या डिस्टेंस या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कुछ पढ़ा वो लीनियर मोशन के लिए था या मोशन इन प्लेन, लेकिन अब जो आएगा वो रोटेशनल मोशन के लिए होगा, मतलब रोटेशनल आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, ओके, एंगुलर जिसको बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स के इक्विवेलेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, मास को इक्विवेलेंट क्या रहेगा, ये सभी चीज आपको इस चैप्टर में उन लोगों ने पढ़ाया है, मतलब इसको हर कंटेंट को प्रॉपर्ली पढ़ना है, ओके। और बाद में ग्रेविटेशन, जो मेरे ख्याल से 9th में भी आपने पढ़ा था, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन अब 7 चैप्टर जो है उसको प्रॉपर्ली हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, 7 चैप्टर की एक पोर्शन हमने पहले कंप्लीट की थी चैप्टर नंबर 4 में, और वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक जो था वो हमने 4th चैप्टर में कंप्लीट किया। 4th में वेक्टर था, तो वेक्टर एडिशन के 2 मेथड, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन की 2 मेथड, इसमें एक था चैप्टर नंबर 6 में इज डॉट प्रोडक्ट, 7 में होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। फिर भी एक बार फटाफट उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, तो जिसको नहीं पता, याद नहीं है, सब रिवाइज हो जाएगा, क्लियर। तो उनकी जो फर्स्ट पेज की जो एक्सप्लेनेशन है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन होगी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से रिजिड बॉडी डेफिनेशन लिखी था, डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम डू नॉट चेंज, then this body is known as a rigid body. फिर से, the distance between all pair of particles of system या body do not change, then this body is known as a rigid body. ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल है, किसी भी 2 पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, तो उसको रिजिड बॉडी बताया जाएगा। ये रियलिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, क्योंकि रियलिस्टिक के हिसाब से, हेलो, क्योंकि रियलिस्टिक में पॉसिबल इसलिए नहीं है कि सपोज आपके पास आयन क्यूब है या कॉपर का बड़ा सा क्यूब है, हैवी है, सॉलिड होता है, ओके, लेकिन उसको भी आप एक्सटर्नली फोर्स देंगे ना, तो उसका शेप, लेंथ, वॉल्यूम कुछ भी चेंज हो सकता है, और जब ये चेंज होगा तो इसका मतलब 2 पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो
वो चेंज होगी। और जब दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई तो उसको हम रिजिड बॉडी नहीं बता सकते, जस्ट सॉलिड बॉडी। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड सॉलिड बॉडी। रिजिड बॉडी सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, कहाँ एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, चैप्टर में आएगा, पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले रिजिड बॉडी कैसे बताएंगे, तो पार्टिकल की पैर जो है या दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस कभी चेंज होगी, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसको चेंज नहीं करेंगे, ओके, तो उसको क्या बताएंगे, रिजिड। और कहीं भी चेंज हुआ तो अब रिजिड नहीं होगा, वो सॉलिड बॉडी होगी। क्लियर, तो वो उन लोगों ने सबसे पहले आपको लिखे, रिजिड बॉडी इज अ स्पेशल केस ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द रिजिड बॉडी इज एन आइडियल कंसेप्ट while solid body is a real। क्लियर। अब उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज बताई कि जहां जहां ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल व्हील, टॉप, स्टील बीम, मोलिक्यूल्स एंड प्लैनेट्स, ये सब में हम ये मतलब एग्जांपल यूज करेंगे। तब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस चेंज नहीं होती तो दोनों का हम क्या बताएंगे, रिजिड बॉडी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर अ बॉडी इट कैन बी इग्नोर, ओके चलो ये तो चलेगा, बैंड या वाइब्रेट ट्रीटमेंट नहीं होता तब तक वो क्या होगा, रिजिड होगा। जैसे आगे पढ़ेंगे ना पता चलेगा। चलो पहले तो डेफिनेशन पता चली, सिर्फ उतना कंटेंट आपको ही पता चलना चाहिए कि आपको डेफिनेशन में पता चला कि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज हो इसको क्या बताएंगे हम, रिजिड बॉडी बताएंगे। ओके ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, अब देखो रिजिड बॉडी सेकंड क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉक स्लोप से नीचे की ओर आ रहा है, तो लिखा फर्स्ट पार्टिकल P1, सेकंड पार्टिकल P2। ओके, ये स्लोप में से जब नीचे आएगा हर पार्टिकल ओके, जब ये स्लैब नीचे की ओर मोशन करता है तो फर्स्ट पार्टिकल की जो स्पीड है उतनी स्पीड सेकंड पार्टिकल की होगी, उतनी स्पीड अदर पार्टिकल्स के लिए भी होगा। तो इसका मतलब जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आता है, सर आपकी आवाज बहुत कम हो गया है। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओके, अब चेक करो तो फिर से, अब आ रहा है। अब बराबर है। हाँ ओके सर, परफेक्ट। यस सर। वो क्या था, कॉल आया इसलिए अपने आप म्यूट हो गया था, इसलिए साउंड मेरे ख्याल से डिक्रीज हो गया है। ओके, जब ये स्लैब अपने आप नीचे आता है या स्लैब को हम नीचे की ओर मोशन करवाएंगे तो फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उतनी सेकंड की होगी, उतनी थर्ड की होगी। फर्स्ट पार्टिकल जो डिस्प्लेस होगा उतना ही सेकंड होगा, उतना अदर्स पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे। इसका मतलब
कि हर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस डज नॉट चेंज, तो इस कंडीशन के अंदर इस पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जब ये नीचे आता है हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, सबकी वेलोसिटी इक्वल है, तो इस कंडीशन के अंदर उसको आप सॉलिड की जगह रिजिड बॉडी बता सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, तो इसको प्योर लीनियर मोशन बता सकते हैं हम, प्योर लीनियर मोशन। ये सभी पार्टिकल इक्वल। आपको पता हो तो थर्ड चैप्टर के अंदर फर्स्ट कंटेंट में बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इसमें लिखा था। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की मोशन होती है तो पूरे ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी एक पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन से, किसी एक पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन से आपको पूरी मोशन एक्सप्लेन आपको करना हो तो इजीली हो जाती है, तो उसको कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल बताया था। अब यहाँ उसको रिजिड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया कि भाई किसी एक की मोशन आपने एक्सप्लेन की, बाकी सबकी पार्टिकल की मोशन भी उसी तरह से है, ओके, तो उसको आप प्योर लीनियर मोशन और ऑब्जेक्ट को आप रिजिड बॉडी की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन और एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जिसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है, यही प्लेन मतलब सरफेस एंगल थीटा, जस्ट अ मिनट,
ओके, जब इसी स्लोप के ऊपर से सपोज किसी सिलेंडर को, मेटालिक या वुडन सिलेंडर को हम यहां से फ्री करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हर पार्टिकल सपोज सेंटर में है, उसकी वेलोसिटी p1, ओके, यहाँ जो ऊपर है उसकी वेलोसिटी सो p2, ओके, डिफरेंट डिफरेंट की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। यहाँ जो है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो सकती है, क्योंकि रोटेशनल मोशन मतलब ये रोटेट हुआ मतलब इसे रोल होते होते ऊपर से नीचे आएगा, रोल होते होते, और रोल होते जब नीचे आता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर में जितने भी पार्टिकल है सेंटर में उसकी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इसके आसपास मतलब सराउंड में जो भी पार्टिकल होंगे उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। सेंटर से जैसे जैसे बाहर जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में फॉर्मूला लिखी थी, v इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। एंगुलर स्पीड रिमेन कांस्टेंट, हर पार्टिकल के लिए एंगुलर स्पीड रिमेन कांस्टेंट, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, रेडियस इंक्रीज हुई पार्टिकल की, यहां से सब ये रोटेट होता है, ये रोल होके जब नीचे आएगा रोल होके, तो सेंटर में जो है उसकी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, लेकिन सेंटर से जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाएंगे सब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, और तब जाके इसको रिजिड बॉडी नहीं बता सकते क्योंकि सबकी वेलोसिटी इक्वल नहीं है, ओके, चेंज होता रहेगा। इसको कंप्लीटली प्योर लीनियर मोशन भी नहीं बता सकते। यहाँ दो मोशन होती है, सेंटर का पार्टिकल लीनियर मोशन करेगा और बाकी सब जो पार्टिकल है वो रोटेशनल मोशन करेंगे। वो कौन सी मोशन करेंगे? रोटेशनल मोशन करेंगे। क्लियर? एक काम करो, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर पढ़ लो, तो ये दोनों के बीच की डिफरेंस पता चल जाएगी, सेकंड और थर्ड। हुआ कंप्लीट।
तो बाकी यस सर हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन था दर्पण के अंदर सेकेंड लास्ट जो पैराग्राफ है, इफ द ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी परफॉर्म द सर्कुलर मोशन and the center of this circle are steady on a straight line, definite straight line मतलब fixed straight line called axis of rotation। इसका मतलब क्या है कि रिजिड बॉडी के या बॉडी के सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन सेंटर के सभी पार्टिकल जो है वो सेंटर के सभी पार्टिकल बराबर एज पर एग्जाम्पल सभी पार्टिकल रोटेशन मोशन करेंगे, तो सर्कल के सेंटर कहाँ होंगे? सिंगल सेंटर पे। ओके, तो सेंटर एक ही जगह पे कोइंसाइड है और वो जो एक्सिस है उससे पास वाले जो एक्सिस है उसको रोटेशनल एक्सिस बताया जाएगा। एज पर एग्जांपल देखो, ऐसे एक अनइवन ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इस तरह से रोटेट कर रहा हूं, तो ये जो पार्टिकल है इस तरह से रोटेट होगा, यह वाला पार्टिकल वो भी इस तरह से रोटेट होगा, इधर जो पार्टिकल है उसकी रोटेशन इतनी बड़ी होगी, लेकिन सभी पार्टिकल की रोटेशन के जो सेंटर है वो किसी एक लाइन पे ही होंगे और इस लाइन को रोटेशनल एक्सिस बताया जाएगा और इस रोटेशन को या इस मोशन को रोटेशनल मोशन बताया जाएगा। वो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन है, इफ ऑल पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी परफॉर्म द सर्कुलर मोशन एंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल आर स्टेडी ऑन द डेफिनेट स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ द रोटेशन एंड दिस मोशन इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। इतना ऐड कर देंगे तो पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमको जो लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर इन 1 सेंटेंस या स्टेटमेंट में पूछते तो वहां वो क्वेश्चन होगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन, तभी कंप्लीट करके देना है। उसने कहा एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन अ सीलिंग फैन। देखो सीलिंग फैन जब रोटेट होता है तो जितने पार्टिकल है इसके सब रोटेशनल मोशन करेंगे, लेकिन सबकी सेंटर एक ही होगी। ओके, और उससे पास वाले जो एक्सिस है उसके हिसाब से रोटेशन करेंगे, इसका मतलब वो रोटेशनल मोशन है। बाद में अपोटर व्हील, जायंट व्हील, मैरी गो राउंड, सबके लिए सभी पार्टिकल की मोशन रोटेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन के बाद सब सर्कुलर मोशन करेंगे और सर्कुलर मोशन के तो सर्कल की जो सेंटर है वहां से एक लाइन पास होगी जिसको हम रोटेशनल एक्सिस बता सकते हैं। इसको हम क्या बताएंगे? रोटेशनल एक्सिस। और रोटेशनल मोशन 2 टाइप की होती है, फिक्स रोटेशनल एक्सिस के हिसाब से। फिक्स रोटेशनल एक्सिस मतलब अर्थ मोशन करेगी। ओके, एक रोटेशन अपनी एक्सिस के हिसाब से कंप्लीट होती है 24 आवर के अंदर। ओके, तो वो रोटेशनल एक्सिस फिक्स है, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल ऐसा भी है जो रोटेशन करेंगे फिक्स एक्सिस नहीं होती, क्योंकि सीलिंग फैन में फिक्स एक्सिस है। ओके, जायंट व्हील में भी फिक्स एक्सिस रहती है, मैरी गो राउंड में भी रहता है। ओके, लेकिन जब आप किसी कॉइन को ऐसा खड़ा करके रोटेट करेंगे तो रोटेशनल मोशन होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बात की वो रोटेशनल मोशन क्या होती है, सॉरी उसकी एक्सिस क्या होती है, वो भी रोटेट होना शुरू हो जाती है। वो बाद में टॉप वो स्ट्रिंग ऐसे आप रोटेट करेंगे बाद में। ओके, टॉप जो घुमाते हैं ना तो उसमें भी ऐसा होता है कि उसकी रोटेशनल एक्सिस थोड़े बहुत टाइम के लिए फिक्स रहता है, बाद में ऐसे ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो वहां फिक्स रोटेशनल एक्सिस नहीं रहती। जहाँ फिक्स रोटेशनल एक्सिस नहीं होती वहां भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है, और फिक्स के अंदर वो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन क्या होती है? कांस्टेंट। मेजॉरिटी आपको जो भी पढ़ाया जाए इसमें रोटेशन एक्सिस रिमेन फिक्स या कांस्टेंट। ओके, उसके लिए ये होगा। और बाद में उन लोगों ने इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स दिए, डिफरेंट एग्जांपल दिए। एज पर एग्जांपल ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम में आप चेक करो कि ये जो पार्टिकल है ये P1 तो उसके रेडियस R1। ओके, ये वाला पार्टिकल P2 तो उसके रेडियस R2। लेकिन चेक करो P1 पार्टिकल जिस प्लेन के अंदर रोटेशन करेगा, P2 जिस प्लेन में रोटेशन करेगा, सभी प्लेन एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ऐसे सभी एक दूसरे को पैरेलल। कोई ऐसी पार्टिकल नहीं होती, ये सभी मतलब जितने पार्टिकल है सबकी जो रोटेशनल एक्सिस सॉरी रोटेशनल जो पाथ है, ये सर्कुलर पाथ जो है, सभी प्लेन एक दूसरे को पैरेलल होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा ऐसे क्रॉस में मोशन करना हो, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? कि रोटेशनल एक्सिस ए है तो सभी प्लेन एक दूसरे को क्या होंगे? पैरेलल ही रहेंगे, सभी प्लेन एक दूसरे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर? हाँ, लेकिन एक चीज आप बता सकते हैं कि आप ये R1 सपोज R2 से कम है
r1 की वैल्यू r2 से कम है, तो एंगुलर स्पीड सबकी इक्वल होती है, r1 और r2 के हिसाब से दोनों की लीनियर स्पीड भी चेंज हो जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल इसकी लीनियर स्पीड लिखनी है v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा और इसके लिए v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। अब सपोज r1 इज लेस देन r2, सो v1 इज लेस देन क्या हो जाएगा v2, v1 इज लेस देन v2। ओके, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कौन सी, लीनियर। एंगुलर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। क्लियर? हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोटेशनल मोशन वो पढ़ेंगे। जैसे बोल रहा हूं, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आप, बराबर, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आप फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत, वही आपको बताया गया इसमें कहाँ एक्सिस स्टडी रहती है और कहाँ एक्सिस अपनी पोजीशन चेंज करती है, वही उन लोगों ने फोर्थ में लिख के दिया। क्लियर? और चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ उन लोगों ने मोशन एक्सप्लेन की है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। इसमें फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको प्रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना पड़ेगा और सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड ऐसा है कि जिसके अंदर परफेक्ट, बराबर, पहले तो उसने लीनियर मोशन एक्सप्लेन की थी, सेकंड के अंदर उन्होंने रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन की है, और फोर्थ और फिफ्थ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के तौर पे आप पढ़ेंगे, इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन एक बार कंप्लीट हो चुकी है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की हेडिंग में उन्होंने दिया सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए और बाद में रोटेशनल मोशन के लिए। तो इनिशियली उन्होंने 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसे तो 4 क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लेकिन हम प्रिपेयर 2 ही करेंगे, सेकंड और थर्ड, तो इसलिए हम सिर्फ 2 क्वेश्चन को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो ओरिजिनल चैप्टर स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 6 से होता है। कहां से आता है? 6 से जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहां से हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, और वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पहले जो एक्सप्लेन किया सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और बाद में उन लोगों ने क्या बताया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इसलिए एक्सप्लेन किया कि एज फॉर एग्जांपल कि आपने आगे क्वेश्चन के अंदर या कहीं भी लिखा होगा F इक्वल टू ma, तो ये इक्वेशन ओनली फॉर पार्टिकल के लिए है। P इज इक्वल टू mv, तो ये भी पार्टिकल के लिए है। मास ऑफ पार्टिकल, एक्सेस ऑफ पार्टिकल, तो फोर्स ऑन अ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सो मल्टीप्लिकेशन को क्या बताएंगे, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। लेकिन बहुत सारी ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो वो सबके लिए कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल, सबकी मास m1 m2 m3 अप टू mn। ओके, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए फोर्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मोमेंटम, ये कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, तो उन लोगों ने इसके लिए आपको सबसे पहले 2 क्वेश्चन 6 और 7 दिए। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल? तो लिखा द सेट ऑफ मोर देन वन पार्टिकल म्यूचुअली इंटरेक्ट each other is known as the system of particle। ये भी आंसरिंग 1 के लिए आपको काम में आएगा। सेट ऑफ मोर देन वन पार्टिकल म्यूचुअली इंटरेक्ट each other is known as the system of particle। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? क्योंकि ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है इसमें मेजॉरिटी काम में आने वाली फिजिकल क्वांटिटी द सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is a point where the entire mass of a body is supposed to be the concentrated is known as a center of mass। सिंपल एक एग्जांपल कि सपोज ये यूनिफॉर्म, ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाली सिलेंडर है, मुझे इसको ऐसे सपोर्ट देके बैलेंस में रखना है, तो मिड पॉइंट पे सपोर्ट देना पड़ेगा। कहाँ? मिड पॉइंट। क्यों? इस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट है, और वहां आप सपोर्ट देंगे तो पूरी ऑब्जेक्ट अब बैलेंस कर पाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने लिखा द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द
entire mass of a body supposed to be the concentrated. It's known as a center of mass. को CM ऐसा लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? CM. अब मोर देन वन पार्टिकल, तब जाके सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा. तो हम सबसे लोएस्ट या इजिली एक्सप्लेन या समझ सके ऐसी एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टिकल है, और उस सिस्टम को हम एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट पार्टिकल की मास m1, सेकेंड पार्टिकल के लिए मास होगी m2. नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ m1 is x1 and distance of m2 the x2 from origin. अब समझ मान लो कि दोनों के बीच में कहीं एक सेंटर है जिसको क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम m1 और m2 है. सपोज इसकी डिस्टेंस को मैं x लिख रहा हूं. x लिख सकते हैं, xcm भी लिख सकते हैं. ओके, तो उन लोगों ने यहाँ डिराइव नहीं किया, डायरेक्टली फॉर्मूला दी. द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एट दैट पॉइंट C from distance x from origin. समझो दो ही पार्टिकल है m1 m2. ओके, और इसकी सेंटर ऑफ मास C है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज x. तो x की फॉर्मूला होती है x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इन लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के दी है. ये तो इसको x या xcm या rcm भी बता सकते हैं. rcm क्यों? स्मॉल r साइन किसके लिए यूज करते हैं? पोजीशन वेक्टर. ओके, तो rcm करके भी हम लिख सकते हैं. ओके, अब उन लोगों ने बताया कि सपोज मान लो कि दोनों की मास इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं? mx1 mx2 m plus m कॉमन x1 plus x2 upon 2m, m कैंसल, so x1 plus x2 डिवाइड बाय 2. इसका मतलब सपोज दोनों की मास इक्वल टू एग्जैक्टली सेंटर पे ये पॉइंट होगा. एग्जैक्टली सेंटर पे कैसे? सपोज मान लो कि ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. कितना? 10. ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर. तो मैं क्या लिखूंगा? 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 2. आंसर क्या आया? 20 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये दोनों के बीच की पॉइंट हुई, क्योंकि 10 ये कितना है 30, तो दोनों के बीच की सेंटर क्या होगी? 20. जब दोनों की मास इक्वल होती है तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ये दोनों के बीच में रहेगा. ये किसके लिए हुआ? लीनियर सिस्टम के लिए या सिंगल पार्टिकल के लिए. सॉरी, सिंगल नहीं बता सकते, टू पार्टिकल के लिए. लीनियर सिस्टम भी बता सकते हैं, सिर्फ दो ही पार्टिकल है. अब सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल n होते तो कितने? सपोज ऐसे मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल की मास, सो m1 m2 m3 up to mn. Distance from origin x1 x2 x3 up to xn. So now distance of center of mass xcm या x is equal to m1 x1 plus m2 x2 mn xn upon m1 plus 2 up to mn से कैलकुलेट किया जाता है. पता चला? पहले मैंने 2 के लिए एक्सप्लेन किया, बाद में n के लिए. क्लियर? कि सपोज दो ही पार्टिकल होते तो x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 और m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. क्लियर? लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल n होते तो xm इक्वल टू x m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn. तो इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन एक चीज और कि सपोज सभी पार्टिकल की मास हम ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? सभी पार्टिकल की मास सपोज ऐड करेंगे तो उसको सिस्टम की मास बताई जाएगी. मतलब समेशन mi, मतलब m1 m2 अप टू mn
is called mi is equal to capital M, mass of whole system, mass of whole system ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला इजीली या शॉर्ट में लिखनी है। सो m1x1 की जगह डायरेक्टली समेशन mi(xi) अपॉन कैपिटल M, ओके, where I is equal to 1 2 3 to n। ये शॉर्ट में खत्म हो गया। सपोज i इक्वल टू 1 रखा तो m1x1 मतलब ये टर्म होगी, 2 रखा तो m2x2 मतलब ये होगा, n रखा तो mnxn मतलब ये होगा। समेशन का मतलब सबको ऐड कर दो। क्लियर? और ये टाइम रख ही दिया है हमने, तो xm इक्वल टू समेशन mi(xi) अपॉन कैपिटल M। क्लियर? तो 8 नंबर क्वेश्चन ये 2 मार्क्स थ्योरी में सबसे ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन है। कौन सा? 8 number. Obtain the expression for the position vector of center of mass of a system of n particle in one dimension। पढ़ लो एक बार। हो गया कंप्लीट? यस सर। यस सर। अब देखो और 2 क्वेश्चन पढ़ा हूं, लेकिन वो भी लिखना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे कि रिपीट 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 करके उन लोगों ने लिखे हैं। जैसे हमने सिंगल डायमेंशन के लिए लिखा, मतलब क्या लिखा, m1x1 m2x2 ऐसा करके कंप्लीट किया। लेकिन सपोज ये सिस्टम 2 डायमेंशन में होती तो टू डायमेंशन में उन लोगों ने ऐसे, ओके, सबसे पहले यहां लिखा x1 y1, ये है x2 y2 और ये x3 y3, x3 y3, ओके। अब उन लोगों ने बताया कि सपोज यहाँ इसकी सेंटर है तो x और ये है y, बराबर। सिमिलर ये होगा x1 तो इसको बताएंगे y1,
मतलब x2 y2 x3 y3, ये सभी उन्हें डॉटेड लाइन करके बताया। लेकिन मेन चीज ऐसी है कि सपोज इस तरह की कंडीशन है, सिंगल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करनी है तो भी पॉसिबल, पूरा कैलकुलेट करना तो भी पॉसिबल है। एज फॉर एग्जांपल कि हम सिंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं या पूरा कैलकुलेट, पहले सपोज टू डायमेंशन के लिए कैलकुलेट करते हैं। टू डायमेंशन मतलब क्या होगा, ये जो है वो एक्स वाई लिख सकते हैं। एक्स वाई कैसे, एक्स वाई मतलब सेंटर जो है ओके ट्राइंगल का, वो एक्स वाई के तौर पे लिखा जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, m1x1 m2x2 mnxn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn कॉमा करके। y कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, m1y1 m2y2 mn अपन m1 प्लस m2 अप टू mn। ओके, तो इस तरह से पूरे सिस्टम के लिए, टू डायमेंशन सिस्टम के लिए हम x और y दोनों ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअल x लिखना है तो इंडिविजुअल आपको x लिखना है तो सपोज यहाँ तो 3 ही थे, यहाँ तो मैंने पूरा बताया n के लिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 ही था, सब 3 थे। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1x1 m2x2 m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब x मिल जाएगा। सिमिलरली y चाहिए तो m1y1 m2y2 m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जिससे हमको ये x मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 ही पार्टिकल है। ओके, n पार्टिकल होते तो इसका यूज करते, इंडिविजुअल ओनली x कैलकुलेट करते तो इससे हो जाएगा, इंडिविजुअल y होगा तो इससे भी हो जाएगा। अब समझ मानो कि 3 डायमेंशन में होता तो ये 3 डायमेंशन में होता, ओके ये वैल्यूएशन सपोज 3 डायमेंशन में होती तो क्या मिलेगा, X, Y और Z x तीनों। हो गया, y हो गया, और डैश करके m1z1 m2z2 mnzn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn, तो z भी हो गया। तो इंडिविजुअल लिखना तो z भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल z कैलकुलेट करना होता तो क्या होता है, m1z1 m2z2 m3z3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, सब थर्ड एक्सिस होती तो इसका मतलब ये एक चीज रिपीट की है। ओके, 1 डायमेंशन में था, 2 किया तो एक्स वाई में लिखा, 3 किया तो एक्स वाई जेड में लिखा। ओके, तो मैंने आपको 8 नंबर क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए बताया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9-10 पढ़ना है, लिखना नहीं है। क्लियर, तो आज इतना ही रखेंगे। आपको क्या लिखना है एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 6, 7 वो एमसीक्यू की तरह है, और 8 ये होमवर्क के तौर पे लिखने हैं। ओके, बाकी जो रहा वो एक बार पढ़ लेना, तो क्या इंफॉर्मेशन लिखी आपको पता चलेगी, इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और सेकेंड, कल की शेड्यूल के हिसाब से कल लाइव लेक्चर ऐसे नहीं होगा, रिकॉर्डेड पे वीडियो रखूंगा, क्योंकि कल 12th की क्वेरी है, इसलिए कल स्कूल जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन आप ऑन टाइम उसी टाइम पे 10:30 बराबर, अब वो रिकॉर्डेड वीडियो जो है पूरी इसके आगे वाले टॉपिक की जो मैं रखूंगा, आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे वाली होगी क्या हाँ, रिवीजन नहीं होगा? इससे आगे वाली आज मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, इससे आगे वाली होगी। ओके, ओके सर। क्योंकि रिवीजन के तौर पे तो आपको एनिमेशन 6 चैप्टर तक हो गए हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा कोई अभी रिवीजन मेरे ख्याल से नहीं बाकी की जो हम रख सकते हैं, और आप देख हर चैप्टर मेरे ख्याल 4th भी देख लिया था ना आपने, 4th 5th 6 सबकी वीडियो कंप्लीट कर दी है ना आपने। यस सर, डन। हाँ, तो बाद में आप कुछ बाकी नहीं बचता, बराबर। तो इसको लाइव सॉरी वीडियो एक बार हो सके मेरे ख्याल से चेक कर लूंगा, फिर जस्ट मिनट, सपोज इसके न्यूमेरिकल हो तो इजी हो जाएंगे, मतलब कम टाइम के अंदर हम ज्यादा वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट, आज जो हमने जो फॉर्मूला यूज किया m1x1 वाली,
सिंगल इसी न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला से सपोज न्यूमेरिकल होते वो कंप्लीट करा देंगे तो क्या होगा कि ओके चलो कल मैं एक काम करूंगा वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबल आज जो मैंने फॉर्मूला बनाया ना m1 x1 m2 x2 उसके जो न्यूमेरिकल वो रखूंगा तो इसमें प्रॉब्लम कम आएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल तो ऐसे भी टेक्स्ट में लिख के दिए वो पता भी चल जाएंगे तो थियरी वाली पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि थियरी पढ़ा दूंगा तो आप डाउट पूछ नहीं पाएंगे लेकिन न्यूमेरिकल होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैलकुलेट हुआ ओके मैं वीडियो लेक्चर रख दूंगा आप देख लेना कल के लिए ओनली बाय ओके डन बाय सर बाय बाय सर बाय